वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे। तो आज भी क्लास होगी जिसमें हम लोग उसी से संबंधित और प्रश्न करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे उतनी ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न ले रहे हैं वो कौन से हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 313 है। ऐसा मैंने सेम क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले जो क्लास थी उसमें कराया था मैंने। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एक संख्या मान लेंगे x और दूसरी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी x+1। तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 313। इसको जब खोलेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x+1 माइनस का 313 बराबर 0। 313 को भी इधर ले आए हम लोग, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस का 312 बराबर 0। इसमें से दो कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे तो इधर 0 के बटे में 2 आ जाएगा तो वो 0 ही रहेगा। तो ये बनेगा x² प्लस x और माइनस का 156 बराबर 0। इसके जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे x² प्लस मतलब 156 के ऐसे फैक्टर करो कि जो माइनस करने पे 1 बन जाए। तो 13 में से जब 13 गुणा 12 क्या हो जाएगा 156 और 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो प्लस का 13x माइनस का 12x और माइनस का 156 बराबर 0। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में जाएगा x+13 और दूसरी ब्रैकेट में जाएगा x-12 बराबर 0। तो एक तो वैल्यू आएगी x बराबर -13 और दूसरी क्या आ जाएगी x बराबर प्लस का 12। ठीक है, तो x तो हम लोग कौन सी संख्या लें, माइनस संख्या लें या प्लस संख्या लें। तो देखो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन दे रखी है। कंडीशन दे रखी है कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव तो होती नहीं, कहाँ से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और चलती जाती हैं। तो नेगेटिव वाली संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसको ले लेंगे। मतलब x बराबर -13 जी असंभव है। तो x बराबर +13 हम लोग ले लेंगे तो हमारी संख्या कौन कौन सी बन जाएंगी। तो एक हमने x मानी थी जिसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 12 और दूसरी क्या मानी थी x+1 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 13। तो ठीक है, एक वैल्यू आ गई 12 और एक वैल्यू आ गई 13। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्याएं धन पूर्णांक विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है 1 2। विषम संख्या क्या होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो। ठीक है, मतलब 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वो क्या होती है विषम संख्याएं। तो धन पूर्णांक विषम संख्या क्या हो जाएंगी 1 3 5 7 9 11 13 और ये चलती जाती हैं। तो हर एक संख्या में कितने का अंतर है, +2 का, यानी कि एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। ऐसे हर किसी में 2 जोड़ते जाएंगे तो ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो विषम संख्या मानेंगे तो पहली हम लोग मान लेंगे विषम पूर्णांक धन क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और तो दूसरी क्या हो जाएगी x+2 क्योंकि 2 ही जोड़ने पर आगे वाली संख्या बनती है। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है, यानी कि x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 290। x² प्लस प्लस 4x और प्लस का 4 माइनस का 290 बराबर 0। ये बन जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 286 बराबर
जीरो। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर जीरो। अब 143 के क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करने पे 2 आ जाए, यानी कि 13 गुणा 12 कितना होता है, 13 गुणा 12 होता है 143, और 13 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस का 11x और माइनस का 143 बराबर जीरो। इससे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 13 और दूसरी में आ जाएगा x माइनस 11 बराबर जीरो। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13 और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 11। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विषम धन पूर्णांक हैं, मतलब जो संख्या आएंगी वो पॉजिटिव में होंगी और पूर्णांक भी होंगी। तो ये तो x बराबर माइनस 13 नेगेटिव दे रहा है तो इसको नहीं लेंगे, ये असंभव है। तो x बराबर प्लस 11 हम लोग ले लेंगे। तो एक तो संख्या हो जाएगी x बराबर 11, तो दूसरी क्या मानी थी, x प्लस 2 यानी कि 13। तो एक तो हो जाएगी 11 और एक हो जाएगी 13। तो ठीक है, ये दो संख्याएं निकल के आ जाएंगी धन पूर्णांक विषम। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 क्रमागत ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें 3 प्राकृतिक संख्या माननी, एक मान लोगे x, दूसरी मान लेना x प्लस 1 और तीसरी मान लेना x प्लस 2, और क्या कर देना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 149, और इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को खुद से करके कमेंट में आंसर लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनका गुणनफल 117 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या मान लेंगे हम x और दूसरी मान लेंगे x प्लस 7, ऐसे ही मान सकते हैं। या फिर हम लोग एक संख्या मान लेंगे हम लोग x तो दूसरी मान लेंगे x माइनस 7, इसको भी लेके कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि दोनों में संख्याओं में अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ भी अंतर 7 है और यहाँ भी अंतर 7 है, तो दोनों में से कोई सी भी कंडीशन लेकर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम चलते हैं ये पहली वाली कंडीशन को मान के, जब x हो और दूसरी x प्लस 7 हो और उनका गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 7 कितना दे रखा है, 170। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 170 बराबर जीरो, और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 170 कैसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 7 आ जाए, माइनस करने में कितना आना जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक हो जाएगा 17 और एक हो जाएगा 10, यानी कि 17 ढाई 170, और 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना उठेगा 7। तो प्लस का 17x माइनस का 10x माइनस का 170 बराबर जीरो। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 17 और दूसरी ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 10 बराबर जीरो। तो एक तो इसमें x की वैल्यू क्या बनेगी, एक तो x की वैल्यू बनेगी माइनस का 17 और दूसरी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी x बराबर प्लस का 10। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या पूछी है कौन सी होनी चाहिए। तो देखो, जब क्वेश्चन में एक कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो तो एक मान अगर नेगेटिव आए तो दूसरा पॉजिटिव आए, तो उस कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव जो आंसर होता है उसको कंसीडर करते हैं, जो नेगेटिव जो वैल्यू होती है उसको हम लोग त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, x बराबर 10, और बड़ी संख्या क्या आ जाएगी x प्लस 7, वो कितनी हो जाएगी 17। तो एक संख्या हो जाएगी 7 और दूसरी हो जाएगी 17, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, प्लस का 10। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं, आप लोग ये भी एक तरीके से मान सकते हो कि हम लोग जो है आंसर जो है प्राकृतिक संख्याओं में लेके चलते हैं ज़्यादातर। इसीलिए हम लोग जो नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम लोग अगर कंडीशन में क्वेश्चन
अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कंडीशन नहीं दे रखी होती है तो हम लोग नेगेटिव संख्या वाले आंसर को हम लोग त्याग कर देते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले से अगर आंसर आ रहा है तो पॉजिटिव वाली संख्या को ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हम लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो आपके लिए होमवर्क था। इसका एक आंसर आएगा 6, एक आंसर आएगा 7 और एक आंसर आएगा 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर आएंगे, आप लोग मैच कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4। इसमें करना क्या है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। एक संख्या मान लो x और दूसरी उसकी 1/x हो जाएगी। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 17/4। तो ये बनेगा x² + 1 बराबर 17x/4। तो ये बन जाएगा 4x² + 4 माइनस का 17x बराबर 0। ये बनेगा 4x² माइनस का 17x प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 19 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए जबकि उनके वर्गों का योग 193 हो, ठीक है। तो एक संख्या मान लेंगे हम 19 की x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 19 माइनस x। जैसे मान लो कोई भी संख्या ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लो 17 है। 17 में से हम लोगों ने मान लो एक संख्या मान ली 7, तो दूसरी क्या हो जाएगी 17 माइनस 7। तो एक संख्या 7 हो जाएगी तो दूसरी हो जाएगी 10। तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 17 बनेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, इसी तरीके से हम लोगों ने माना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 193 हो। अब सेम उसी तरीके से करना है, x² + 19 माइनस s का होल स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 193। तो बन जाएगा x² प्लस और ये बनेगा x² और प्लस का 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और ये माइनस का 19 दूनी 38, माइनस का 38x और माइनस का 193 बराबर 0। ये बन जाएगा 2x² माइनस का 38x और ये प्लस और ये माइनस, तो चिन्ह आएगा प्लस का। कितने बचेंगे 361 में से 193 जाएंगे तो ये बनेगा 168 बराबर 0। इसमें से हम लोग क्या लेंगे, 2 कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे। तो ये बचेगा x² माइनस 19x प्लस 84 बराबर 0। अब हम लोग को क्या करना है कि 84 के ऐसे गुणनखंड करो कि प्लस करने पे 19 आ जाए। तो 12 सत्ते 84, यानी कि 12 में से जब 7 जोड़ेंगे तो 19 बचेगा और 12 सत्ते 84 भी होता है। तो प्लस का 12x, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस का 12x और माइनस का 7x और प्लस का 84 बराबर 0। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में जाएगा x-12 और दूसरी ब्रैकेट में जाएगा x-7 बराबर 0। तो इस कंडीशन में हम लोग x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो x बराबर 12 आ रही है और एक x वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 19 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए जबकि उनके वर्गों का योग 193 हो। तो कोई सी भी संख्या हो सकती है, एक तो एक या तो x बराबर 12 मान लो या x बराबर 7 मान लो, दोनों ही संख्या क्या आ रही हैं पॉजिटिव आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 130 है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, कौन सा विषम पूर्णांकों वाला, धनात्मक विषम पूर्णांकों वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है। इस ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया है
तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल हिंट नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोगों को निकाल के कमेंट में लिखना है, ठीक है। इसका आंसर चेक करने के लिए मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा 7 और 9, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि ऊंचाई जो है उसके आधार की लंबाई से 7 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इसमें जो एरिया दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है कि आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 अधिक है। ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 अधिक है। तो आधार की लंबाई हम लोग मान लेंगे, आधार की लंबाई मान लेंगे x। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या है, आधार की से 7 अधिक यानी x प्लस 7। और त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 7 बराबर कितना दे रखा है, 30। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं हम लोगों की कि माइनस करने पे 7 आ जाए। तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x और माइनस का 60 बराबर 0। इसका गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 12 और x माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5। यहाँ पे भुजा पूछी है, तो x एक भुजा है जिसकी लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, हम लोग क्या मान लेंगे, x बराबर 5 मान लेंगे। तो हमने आधार यहाँ पे x माना था और ऊंचाई क्या मानी थी, x प्लस 7। तो आधार पूछा है, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमको निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे छोटे छोटे, अब थोड़े उनसे थोड़े बड़े होंगे कैलकुलेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं सेंटीमीटर में हैं। एक 5x है तो दूसरी 3x माइनस 1 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। इसमें भुजाएं दे रखी हैं, एक भुजा दे रखी है 5x, दूसरी भुजा क्या दे रखी है, दूसरी भुजा दे रखी है 3x माइनस का 1। त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं, समकोण वाली बनाने वाली भुजाएं हैं, तो और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 60 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे 60 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 5x गुणा 3x माइनस का 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 15x स्क्वायर। हम लोग 60 को इधर लिख लेते हैं जिससे हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। तो इसका गुणा करेंगे तो 15x स्क्वायर और माइनस का 5x और माइनस का 120 बराबर 0। इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 24 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणनखंड करेंगे। 24 में से 3 का गुणा करेंगे, फिर उसको ऐसे फैक्टर करेंगे कि बीच में गुणनखंड करने पे 1 आ जाए। तो 3 गुणा 24 करेंगे तो 72 हो जाता है। तो 72 कैसे बनता है, 9 और 8 का गुणा करने पे 72 बन जाएगा। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाएगा, और जब इसके गुणनखंड करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x प्लस 8 बराबर 0, ठीक है।
तो इस कंडीशन में एक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी +3 और एक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -8। तो वो एक्स बराबर -8 हम लोग त्याग कर देंगे, त्याग नहीं कर देंगे, एक्चुअली ये असंभव है क्योंकि लंबाई दे रखी है, तो लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो एक्स बराबर -8 हटा देंगे तो एक्स बराबर +3 ले लेंगे। तो एक्स बराबर एक्स बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, हमने भुजा भुजा कौन सी मानी थी, एक थी भुजा उसकी 5x और दूसरी थी 3x-1। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3 बराबर 15, एक 15 हो जाएगी भुजा, और एक कितनी दे रखी थी 3x-1, यानी कि 3 गुणा 3-1, तो ये कितना जाएगा 8। एक 15 भुजा आ गई, एक 8 भुजा आ गई। अब ये समकोण बनाने वाली भुजा है तो कर्ण वाली संख्या हमको निकालनी है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस उसकी ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मान लेंगे हम लोग बाई, तो बाई का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं हम लोगों को ज्ञात हो गई, एक भुजा आ गई 8, एक भुजा आ गई 15 और तीसरी आ गई 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं हम लोगों ने ज्ञात कर ली समकोण त्रिभुज की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण छोटी भुजा के दोगुने से 3 मीटर अधिक है, यदि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण छोटी भुजा के दोगुने से 3 मीटर अधिक है, तो हम लोग मान लेंगे एक भुजा उसकी कौन सी है, समकोण त्रिभुज की x है। ठीक है, अभी आधार भी हो सकती है और ऊंचाई भी हो सकती है। अब कह रहा है कि कर्ण, एक तो संख्या x हो जाएगी और दूसरा कह रहा है कि इसका कर्ण कितना है, छोटी भुजा के दुगने से, मान लो हमने को x जो मानी है वो सबसे छोटी है, यानी कि इसके दुगने से 3 मीटर अधिक यानी कि 2x+3 है। अब कह रहा है कि यदि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, छोटी भुजा हम लोगों ने x मानी थी, तो तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, यानी कि तीसरी भुजा क्या मान लेंगे x+7। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में दे रखा है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ क्षेत्रफल वगैरह तो दिया नहीं गया है, तो एक कर्ण दे रखा है और एक आधार है इसमें से और एक ऊंचाई है। तो कर्ण कौन सा है, ये हमको पता है, ये कर्ण है जो सबसे बड़ी भुजा होती है, और x और x+7 में दोनों में से भी कोई सी आधार हो सकती है, कोई सी भी लंब हो सकती है, यानी कि ऊंचाई वाली। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2x+3 का होल स्क्वायर बराबर x² + x+7 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये खुल के फॉर्मूला बन जाएगा 4x² + 9 और प्लस का 12x बराबर x² + x² + 49 और प्लस 14x। तो ये x² मिलके 2x² बन जाएंगे, इधर आके माइनस का 2x हो जाएंगे, 2x²। तो 4x² में से 2x² कटेगा तो कितना हो जाएगा 2x², उधर प्लस का 12x और उधर प्लस का 14x, इधर आएंगे तो माइनस का 2x बन जाएगा और माइनस का 40 बराबर 0। ये बन जाएगा x² - x माइनस का 20 बराबर 0। इसके गुणनखंड हो जाएंगे x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। x - 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x
4 बराबर 0। तो एक तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्लस का 5, और दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस का 4। तो भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो एक्स बराबर +5 हम लोग मान लेंगे कि ये सबसे छोटी भुजा है। तो उस कंडीशन में अब इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो हम छोटी भुजा कौन सी आ गई, एक्स बराबर 5, और दूसरी कौन सी मानी थी, कर्ड 2x + 3, वो कितनी हो जाएगी, 2 × 5 + 3 यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगी एक। और एक थी x + 7 यानी कि 5 + 7, वो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। एक आ गई 5 सेंटीमीटर, एक आ गई 13 सेंटीमीटर, और एक आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ड। और 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दोनों में से कोई सी भी कर्ड आधार हो सकती है और लंब हो सकती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अभी जो कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ड छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है, यदि तीसरी भुजा छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के लिए होमवर्क है। कर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, छोटी भुजा को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। अब कर्ड क्या कह रहा है कि छोटी भुजा के दोगुने से 1 मीटर कम है, तो कर्ड हो जाएगा 2x, तो सबसे छोटी भुजा मानेंगे x, तो कर्ड हो जाएगा 2x - 1। और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, छोटी भुजा से 1 मीटर अधिक, तो तीसरी भुजा हो जाएगी x + 1। तो कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ आप लोगों को चेक करने के लिए। तो जो 11 का आंसर आएगा वो आएगा 3 मीटर, एक आएगा 4 मीटर, और एक आएगा 5 मीटर, ये भुजाओं की लंबाई आएंगी। ठीक है, इसको चेक कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ड समकोण बनाने वाली एक भुजा के दुगने से एक मात्रक अधिक है। एक मात्रक मतलब एक अधिक है, यानी कि +1 अधिक है, तथा दूसरी भुजा उस भुजा के दुगने से एक मात्रक कम है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग मान लेंगे कि जो भुजा है वो x है। अब कह रहा है कि कर्ड जो है भुजा के दुगने से एक मात्रक अधिक है, दुगने से यानी कि 2x + 1 हो गई। और कह रहा है कि तीसरी भुजा जो है वो मतलब दूसरी भुजा जो है वो जो भुजा के दोगुने से एक मात्रक कम है, यानी कि 2x - 1 हो जाएगी एक। तो हम वही कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से ये वाला बन जाएगा टर्म। इसको जब खोलेंगे तो ये सारे टर्म जो है कट जाएंगे, कि दोनों तरफ पॉजिटिव साइन होते हैं बराबर की, वो संख्याएँ कट जाती हैं। अगर समान संख्याएँ सेम है और पॉजिटिव में है, बराबर में या माइनस में है, तो वो कट जाती हैं। तो ये अपना आंसर निकल के आएगा, जो इसका समीकरण निकल के आएगा वो आएगा x² - 8x = 0। इसको लिख लेंगे x × x - 8 = 0। तो एक तो पहले आएगी x = 0, दूसरी आएगी x = 8। भुजा कभी 0 नहीं होगी इसमें, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये असंभव है। तो x = 8 ले लेंगे, तो x = 1 तो 8 आ गई, और एक कौन सी थी, कर्ड 2x + 1 थी, तो x = 8 रखेंगे तो 17 आ जाएगी। और दूसरी भुजा थी वो 2x - 1 थी, तो x = 8 रखेंगे फिर 15 आ जाएगी। तो एक भुजा आ गई 8, एक आ गई 17, एक आ गई 8, एक आ गई 15, और एक आ गई 17। ठीक है, तो ये तीनों भुजाएं आ गई किसकी, समकोण त्रिभुज की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 15 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई के एक कमरे के चारों ओर एक 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का बरामदा है, तो बरामदे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन में मैंने एक चित्र बनाया। मान लो ये बीच वाला जो है एक कमरा है जिसकी लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके चारों एक बरामदा जिसका क्षेत्रफल कितना है, 90 वर्ग मीटर। ये
मान लो एक कमरे के चारों तरफ एक बरामदा है जिसका क्षेत्रफल कितना है 90 वर्ग मीटर, यानी कि 90 मीटर स्क्वायर। तो बरामदा है कमरे के चारों तरफ, तो बराबर लंबाई बटी होगी। ठीक है, बरामदा दे रखा है तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो हम लोग बराबर मान लें कि यहाँ से बराबर है और इधर से बराबर है। तो मान लो इधर से कितना है, मान लो इधर हम लोग घूमते हुए आएंगे, फिर इधर घूमेंगे, तो इधर से दूरी और इधर से दूरी समान होगी, तो ये x मान लेंगे, तो ये भी कितनी हो जाएगी x। ठीक है, तो ये पूरी जो चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, इस कंडीशन में पूरी चौड़ाई हो जाएगी 12 + 2x। ठीक है, 12 + 2x। और जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 15 + 2x। 2x क्यों, क्योंकि ये तो 15 है, ये वाली ये तो 15 है, और इधर ये x है, तो इधर भी x है, तो ये सभी जुड़ जाएंगी, तो 15 + 2x। और सिर्फ कमरे का क्षेत्रफल कितना है 15 × 12, यानी कि 169 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो कुल क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, कि देखते हैं हम लोग, जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल बराबर एक तो हो जाएगा जो हम लोग बाहर बरामदे का लगा लेंगे वो, यानी कि 12 + 2x, और इसके गुणा में, और इसके गुणा में क्या जाएगा 15 + 2x। ये किसके बराबर हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल के। मतलब जो बाहर वाला हम लोग अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा अंदर का जो है ये उसी पूरे का ही तो निकल के आएगा, ये एरिया, ये पूरा अंदर जितना है ये पूरे का एरिया निकल के आ जाएगा। जब पूरे बाहर वाले का ये एक आयत बन रहा है इसका निकालेंगे तो ये पूरे अंदर का एरिया कितना हो जाएगा, वही हम लोग निकाल रहे हैं। तो वो हो जाएगा उस बीच वाले कमरे का क्षेत्रफल कितना निकला था 169 प्लस उस, और जो बरामदे का एरिया था वो कितना था 90। दोनों को जुड़ जाएंगे तभी तो पूरे बाहर पूरे का जो है एरिया निकलेगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4x² + 30x + 242, सॉरी यहाँ पे 24x + 180 बराबर, और 1 मिनट ऊपर हमने शायद कुछ गलत कर दिया यहाँ पे, ये 12 × 15 169 नहीं होंगे, ये कितने हो जाएंगे 180, 180 मीटर स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ पे आप लोग संभाल लेना, वहाँ पे सही कर लेना। तो ये 180, तो ये 180 + 90, तो 180 से 180 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x² प्लस ये जुड़ के बन जाएगा 54x माइनस का 90 बराबर 0। इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस का 27x और माइनस का 45 बराबर 0। तो ऊपर ही गलती हो गई थी, उसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे 180 मीटर स्क्वायर आएगा, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में गलत हो गया था कुछ कैलकुलेशन। इसको जब आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग अब क्या लगा लेंगे, सीधा सूत्र। तो x बराबर -b, यानी कि माइनस का 27 प्लस माइनस √b² यानी कि 27 का स्क्वायर माइनस का 4 × 2 × माइनस का 45, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 × a यानी कि 2। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये बन जाएगा x बराबर -27 प्लस माइनस √1089/4। 1089 किसका अंडर रूट होता है 33, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो x बराबर -27 प्लस 33/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/4,
यानी कि 1.5 मीटर ये भुजा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर, और जब नेगेटिव लेने पे सॉल्व करेंगे तो ये संख्या क्या देगा, नेगेटिव। जब एक्स ये पॉजिटिव लेने पे हम लोगों ने सॉल्व किया है, जब हम लोग नेगेटिव लेने पे सॉल्व करेंगे तो एक्स बराबर -27 और -33/4 -60/4, ये आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो भुजा नेगेटिव में आ नहीं सकती तो इसको कैंसिल कर देंगे, असंभव है। तो एक्स बराबर क्या थी, उसकी चौड़ाई थी जो हमको निकालनी थी, बरामदे की चौड़ाई। हमको सिर्फ बरामदे की चौड़ाई निकालनी थी। बरामदा कितना है, ये जो कमरे के बाहर का है ये सब, ये वाला पार्ट इतना, ये बरामदे की चौड़ाई कितनी मानी थी, एक्स मानी थी। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एक्स, वो कितनी आ गई 1.5 मीटर। तो यही हमको निकालना था। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, इसको स्टार मार्क कर लेना और एक बार ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी लगा के देखना। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आसान क्वेश्चन है, एक तरीके से आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप लोग होमवर्क करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। थोड़ा मैं हिंट दे दे रहा हूँ इसमें फिर भी। एक आयताकार पार्क है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। चौड़ाई मान लेंगे एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x+8। तो ये लंबाई हो गई और जो कि चौड़ाई से 8 अधिक है। और पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 240 मीटर स्क्वायर। तो 240 बराबर कितना हो जाएगा, x+8 इंटू एक्स। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना और s की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x+8 की भी वैल्यू आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, इसको आप लोग पहले से ही स्टार मार्क कर लो। एक किसान 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में सब्जी की क्यारी बनाना चाहता है। क्योंकि उसके पास केवल 30 मीटर लंबा कांटेदार तार है, क्यारी की 3 ओर तो वह तार लगा देता है और चौथी ओर वह अपने घर की दीवार से घेर देता है। क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसका एक डायग्राम बन जाए। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, 100 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र है। तो एक आयताकार क्षेत्र है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 100 वर्ग मीटर। अब वह इस क्षेत्र में सब्जी की क्यारी बनाना चाहता है। ठीक है, ये क्षेत्र है एक 100 मीटर स्क्वायर का, इसमें एक सब्जी की क्यारी बनाना चाहता है। क्योंकि उसके पास केवल 30 मीटर लंबा कांटेदार तार है, उसके पास सिर्फ 30 मीटर ही लंबा तार है जो वो चारों तरफ लगा सके। तो 30 मीटर लंबा कांटेदार तार है, तो क्यारी की 3 ओर तो वह लगा देता है। मान लो वो तार इधर लगा दिया, इधर लगा दिया और तार इधर लगा लिया, 3 ओर तो लगा लिया उसने। क्यारी के तीनों ओर वह तार लगा देता और चौथी ओर वह अपने घर की दीवार से घेर देता, और चौथी ओर वह अपने घर की दीवार से घेर देता है। तो क्यारी की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौथी ओर है वो अपने घर से घेर देता है, तो लंबाई और चौड़ाई निकालनी है किसकी, क्यारी की। तो जो 30 मीटर तार दे रखा था, ऐसे जो चारों 3 तरफ इसने लगाया, तो हम लोगों ने मान लिया कि जो चारों तरफ लगाया उसमें से 30 मीटर में से जो x मीटर है, x मीटर जो है वो लंबाई में चला गया। ठीक है, तो आयताकार है तो इधर x मीटर लंबाई में गया तार, तो इधर भी x मीटर लंबाई में गया। तो ये x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x मीटर। तो 2x मीटर तो इसमें गायब हो गए और टोटल कितना है, 30 मीटर। तो 30 मीटर में से तो 2x घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक के तार की लंबाई निकल आएगी। ठीक है, और चौथी तरफ उसने अपनी दीवार से ही घेर रखा है। तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जिसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई, x है, जिसकी हम लोग लंबाई मान ली x है, और चौड़ाई कितनी है 30 माइनस 2x। तो 30 माइनस 2x इंटू एक्स बराबर कितना दे रखा है, 100 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल।
इसको जब हम लोग हल करेंगे तो समीकरण निकल के आएगा x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0। इससे जब गुणनखंड करेंगे तो 10 पंचे 50, जो कि माइनस प्लस करने पे 15 बनना चाहिए, तो 10 पंचे 50। तो एक ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 10 और दूसरे ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही 5 आ रही है। अब हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू नहीं है, 10 लें या 5 लें। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि जो लंबाई मानी थी वो x मानी थी। अगर मान लो x बराबर 10 को लेके हम लोग सॉल्व करें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 10 मीटर। और चौड़ाई कितनी नहीं थी तार की 30x, जो चौड़ाई थी वो कितनी मानी थी 30 माइनस 2x। ये जो ये निकल के आई वो कितनी आएगी निकल के 30 माइनस 1 मिनट, तो ये 30 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 10, तो यानी किया जाएगा 30 माइनस 20 कितना आ गया 10 मीटर। तो ये तो एक स्क्वायर बन रहा है इस कंडीशन में, क्योंकि चौड़ाई भी 10 मीटर आ रही है और लंबाई भी 10 मीटर आ रही है, लेकिन हमको दे क्या रखा है एक आयताकार क्षेत्रफल, इसलिए हम लोग x बराबर 10 ये असंभव है, x बराबर 10 मीटर नहीं आएगा। तो x बराबर कौन सा आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि उसकी जो चौड़ाई है वो x बराबर 1 तो 5 आ जाएगा, x बराबर 1 तो 5 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा 3x माइनस 2, वो कितना आ जाएगा 20 मीटर। एक आ जाएगा 5 मीटर और एक आ जाएगा 20 मीटर। ये कितनी आ जाएंगी उसकी क्यारी की लंबाई और चौड़ाई। तो इस कंडीशन में हम लोग मान लेंगे कि इसको हम लोग उल्टा मान सकते हैं, ये इधर इसको हम लोग अगर चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई को 30 माइनस 2x, अगर लंबाई को हम लोगों को बड़ा दिखाना है। ठीक है, तो आयताकार में हमेशा लंबाई एक तरीके से बड़ी होती है और चौड़ाई क्या होती है कम होती है। ठीक है, तो जैसे x माना था, इसको हम लोग वो देखने का नज़रिया होता है अपना अपना कि किस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है, तो चौड़ाई कौन सी आ जाएगी इस कंडीशन में x बराबर 5 मीटर, ये क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई, आयताकार क्षेत्र है इसलिए, और लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोगों ने मान लिया कि सामान्य चाल जो है वो कितनी मान ली x किलोमीटर पर घंटा, और चलेगी दूरी कितनी है उसके द्वारा 300 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि अगर मान लो वो अगर सामान्य चाल से चलता 300 किलोमीटर दूरी x चाल से, तो उससे कितना समय लगता 300/x घंटे। अब उसकी कह रहा है कि उसकी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर दी गई, तो अब चाल हो जाएगी उसकी x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन दूरी उतनी ही तय करनी है उसको 300 किलोमीटर। तो अब कितना समय लेगा, अब दूरी तय करने में समय लेगा 300/x प्लस 5 घंटे। ठीक है तो कह रहा है कि अब कितने घंटे कम लेता है वो 2 घंटे कम समय लेता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो सामान्य चाल से द्वारा लगा गया समय माइनस जब वृद्धि चाल में कर देगी तो उसके द्वारा लगा समय, दोनों को माइनस करेंगे वो कितना आएगा 2 घंटे। इसे इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग कई लोग समझ रहे हो कि माइनस करके बराबर 2 कैसे आ गया, तो वो इस तरीके से आ गया। मान लो 300/x द्वारा लगा गया समय कितना है 22 है। ठीक है, और 300/x प्लस 5 द्वारा लगा गया समय कितना है, मतलब उससे 2 घंटे कम समय लेते हैं, यानी कि बाई माइनस 2 घंटे लेगा ये। जब दोनों को माइनस करेंगे इसको और इसको, जब इसको लिया गया समय माइनस करेंगे यानी कि बाई माइनस 2 करेंगे तो इसको द्वारा ये कट जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ये कट जाएगा, माइनस का बाई माइनस 2 करेंगे तो ये बनेगा बाई माइनस बाई और प्लस का 2।
तो बाई माइनस बाई कट जाएगा तो प्लस का 2 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। इसको जब हल करेंगे एलसीएम लेके, तो जो फाइनल अपना 2 का समीकरण निकल के आएगा वो आएगा ये। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, जो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो एक बनेगा x प्लस 3 और एक बनेगा x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर आएगा एक माइनस 30 और एक आएगा x बराबर 25 किलोमीटर पर घंटा। तो चाल पूछिए, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो नेगेटिव वाली संख्या को हम लोग असंभव लिख देंगे और पॉजिटिव वाली संख्या को ले लेंगे, यानी कि 25 किलोमीटर पर घंटा उसकी सामान्य चाल होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग एक बार खुद से भी लगाना दोबारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग एक बार फिर से स्टार मार्क कर लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि रूपाली एक नाव को शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से चला सकती है, ठीक है। धारा की चाल में 12 किलोमीटर जाने में, मतलब धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो मान लेंगे नाव की चाल शांत जल में कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर पर घंटा। ये तो दे रखी है कि रूपाली एक नाव को शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटे की दर से चला सकती है, ठीक है। ये दे रखा है, तो नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर घंटे है। और हमको क्या निकालना है, धारा की चाल। तो हम लोगों ने मान लिया कि धारा की चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर पर घंटा। तो धारा की चाल की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, दोनों की चाल जुड़ जाएंगे, क्योंकि नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है। तो 4 प्लस s किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी, कब, जब वह धारा की दिशा में होगी। और दूरी कितनी तय कर रही है, 12 किलोमीटर जाने में और 12 किलोमीटर लौटने में, मतलब जाने में 12 किलोमीटर और आने में 12 किलोमीटर, दूरी समान है। तो समय कितना हो जाएगा जब धारा की दिशा में जाएगा, तो 12/x प्लस 4 घंटा। और जब धारा की दिशा के विपरीत नाव आएगी तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, मतलब चालें घट जाएंगी। तो 4 माइनस s किलोमीटर पर घंटा। तो तब लिया गया समय कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर 4 माइनस एक्स, ये घंटा, ठीक है। तो 12 तो किलोमीटर दूरी थी और 4 माइनस s किलोमीटर पर घंटा क्या आ गई, उसकी चाल आ गई, कब, जब धारा की दिशा के विपरीत नाव चल रही थी। तो दोनों का समय कितना दे रखा है, जाने में और वापस आने में 8 घंटा। तो दोनों का समय हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12/x प्लस 4 प्लस 12/4 माइनस एक्स बराबर 8। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कैंची गुणा हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 4 माइनस एक्स प्लस 12 इंटू 4 प्लस एक्स बराबर 8 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स बनेगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो कुछ संख्याएं कटेंगी, तो अपना जो फाइनल निकल के आएगा वो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4। इसमें से माइनस और माइनस कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। तो चाल पूछिए, ठीक है। तो नेगेटिव मान को हम लोग त्याग कर देंगे और पॉजिटिव मान को ले लेंगे, क्योंकि चाल पूछिए इसलिए। तो चाल नेगेटिव तो होती नहीं है, तो पॉजिटिव ही होती है, तो नेगेटिव मान असंभव हो जाएगा। तो उसकी क्या चाल हो जाएगी, धारा की चाल x बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक की 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी को धीरे चलने वाली गाड़ी से 2.5 घंटे कम समय लगता है, ठीक है। यदि तेज़ चलने वाली गाड़ी की औसत चाल धीरे चलने वाली की गाड़ी की औसत चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो। मान लो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है। यहाँ पे 2 ट्रेनें दौड़ रही हैं, एक तो धीरे चलने वाली है और एक तेज़ चलने वाली है। तो जो तेज़ चलने वाली है वो धीरे वाली चलने वाली ट्रेन से 2.5 घंटे कम समय लेती है पूरी दूरी तय करने में, यानी 600 किलोमीटर दूरी तय करने में। और जो तेज़ चलने वाली गाड़ी की औसत चाल है वो धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा अधिक भी है।
तो ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग मान लें कि धीरे गाड़ी की औसत चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और तेज़ चलने वाले की गाड़ी की औसत चाल कितनी मान ली, x प्लस 20 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि उससे 20 अधिक है औसत चाल, किससे, धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल से। तो धीरे चलने वाली गाड़ी द्वारा लगा गया समय कितना हो गया, 600 बटे x घंटा, यानी कि दूरी बटे चाल। और तेज़ चलने वाली गाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा, 600 बटे x प्लस 20 घंटे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि जो समय है वो 2.5 घंटे कम लेते हैं, यानी कि धीरे चलने वाली द्वारा लगा गया समय माइनस तेज़ चलने वाली गाड़ी द्वारा लगा गया समय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना दे रखा है, 2.5 घंटे, यानी कि 5/2। 2.5 घंटे को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 प्लस आधा, 2 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम द्वारा, तो इसमें से कुछ टर्म जो हैं वो कट जाएंगे, यहाँ से x और x कट जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म बन रहा है 600 इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 600 इंटू एक्स, इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा हो जाएगा तो 1200 बन जाएगा, और 5 इधर भाग में आ जाएगा, तो 600, तो ये 12/5 कॉमन लेके अंदर बचेगा x प्लस 20 और माइनस एक्स, तो ये x और x कट जाएंगे, और इधर राइट हैंड साइड बचेगा x इंटू एक्स प्लस 20, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 20 का गुणा 1200 में कर देंगे, तो ये बनेगा 24,000/5। इसको जब काटेंगे तो अपना दो का समीकरण निकल के आएगा ये वाला, x² प्लस 20x माइनस 4800 बराबर 0, ठीक है। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 4800 के ऐसे गुणनखंड करो कि माइनस करने पे 20 आया, यानी कि 80 गुणा 60 कितना हो जाएगा, 4800। तो एक गुणनखंड, तो इसके क्या क्या गुणनखंड बन जाएंगे, एक्स प्लस 80 और x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। तो एक तो इसका वैल्यू आ जाएगा x बराबर -80 और एक आएगा x बराबर प्लस का 60। तो चाल पूछिए औसत चाल, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो -80 को हम लोग असंभव लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, असंभव, जो नेगेटिव वैल्यू है वो। तो पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ले लेंगे x बराबर प्लस 60। तो धीरे चलने वाली गाड़ी की औसत चाल कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर घंटा, और जो तेज़ चलने वाली गाड़ी है उसकी औसत चाल धीरे गाड़ी चलने वाली से औसत चाल से 20 अधिक है, यानी कि 60 में 20 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 80। तो 80 किलोमीटर पर घंटा कितनी आ जाएगी, ये चाल आ जाएगी किसकी, तेज़ चलने वाली गाड़ी की औसत चाल। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। जितने भी स्टार क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं हम लोग जितने भी क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक बार फिर से दोबारा ला के देखने खुद से, ठीक है, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस आ सके कि अब हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही सिंपल है, ये होमवर्क है एक तरीके से, और क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, मतलब इक्वेशन बनानी है जो समीकरण द्विघात को दर्शाता हो, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो क्रमागत धन पूर्णांक पहला मान लो x, दूसरा क्या मान लिया x प्लस 1, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 221। यही क्वेश्चन पूछा है कि ये द्विघात समीकरण में दर्शाओ, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, समीकरण द्वारा दर्शाना। अब इसको चाहे तो हम लोग और भी खोल सकते हैं, यानी कि x² प्लस x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 221, तो बन जाएगा 2x² प्लस का 2x माइनस का 220 बराबर 0, तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस का 110 बराबर 0। तो जो निम्नतम पद जो और हल करेंगे तो
निम्नतम पद में ये बनेगा ये वाला। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये x² + x - x10 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक 60 सेंटीमीटर लंबाई के तार को मोड़ के एक आयताकार चक्ति बनाई गई है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, चक्ति की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे एक आयताकार चक्ति बना ली हम लोगों ने ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर का एक तार है, एक आयताकार चक्ति बनाई है, मतलब ये 60 सेंटीमीटर की तार से ये आयताकार चक्ति बनी है। ठीक है, पर्दे जो वो 60 सेंटीमीटर की, इसके जो साइड में ये लाइन खींचे, टोटल लंबाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने मान ली इसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी मान ली, चौड़ाई मान ली 60 - x। तो 2 से बराबर, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे आयत के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x × 60 - x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना और वहीं से आप लोगों को लंबाई और चौड़ाई याद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन किए मैंने आप आज की क्लास में, वो सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक थे जो मैंने क्वेश्चन करा दिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने। और ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ, जिसमें से 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक टिक करना है। तो चलो बहुविकल्पीय प्रश्न अब लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या क्या होती है। कि द्विघात समीकरण होता है उसके अधिकतम मूल कितने आ सकते हैं, 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। 4x² बराबर 9, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा ±3/2। इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न सभी से संबंधित, अभी मतलब जितने भी लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं द्विघात समीकरण से संबंधित, उन सभी के ये बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे इसके अंतर्गत। 3 क्या कह रहा है कि 3x² - 12x + k बराबर 0 की मूल बराबर हैं। मूल बराबर कंडीशन क्या होती है कि d बराबर 0 हो। तो d बराबर 0 यानी कि b² - 4ac बराबर 0, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × k बराबर 0, यानी कि 144/12 बराबर k। तो कितना आ जाएगा, 12। 3 नंबर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। और 4 क्या कह रहा है कि x² / 5 बराबर 20 का हल ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोग निकाल लेना, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि ±10। 5वां है कि x² - 4x + 8 बराबर 0 का विभक्त कर। विभक्त कर क्या होता है, d क्या होता है, b² - 4ac। तो इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग। 6 है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और 3 हैं, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो उसका समीकरण का बनाने के फॉर्मूला क्या होता है, जब मूल दे रखे होते हैं, x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फ़ा × बीटा बराबर 0। ठीक है, इसमें रख देंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 और 3 और द्विघात समीकरण निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 + √5 हैं और 2 - √5 है, तो उसका द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसमें भी वही करना है, फॉर्मूले में रख के इसका आंसर निकाल लेना। तो इसका भी आप आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। क्वेश्चन नंबर 8 समीकरण दे रखा है cx² + bx + a बराबर 0 की मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता था, -b/a। तो -b/a, तो -b/a, a की जगह क्या है, c, तो -b/c। क्वेश्चन नंबर 9 2x² + kx - 8 बराबर 0 के दोनों मूल परिमाण के समान मतलब परंतु चिन्ह के विपरीत होंगे यदि k का मान क्या होगा। परिमाण यानी कि जो उसका परिमाण होता है, मतलब जो उसकी वैल्यू होती है वो सेम होगी, मतलब मूल समान होंगे परंतु चिन्ह के विपरीत होंगे।
मतलब जैसे +-2 +-3 ऐसे। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा पहले। तो डी बराबर b² - 4ac। दोनों मूल परिमाण में समान है, मतलब डी बराबर 0 हो, मतलब समान है डी बराबर 0, परंतु चिन्ह के विपरीत हैं। तो b² - 4ac यानी कि b क्या है, k² -4 × 2 × 8 बराबर 0। तो k² बराबर 64। तो k बराबर ±8। तो प्लस का 8 दे रखा है, तो k का मान क्या आ जाएगा, 8। ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 2x² + kx - 8 के दोनों मूल परिमाण में समान परंतु चिन्ह में विपरीत होंगे यदि k का मान क्या होगा। तो इससे आप लोग साफ साफ देख रहे हो, अगर k का मान अगर 0 रखेंगे तो बनेगा 2x² - 8 बराबर 0, यानी कि x² बराबर ±4। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ±4। तो इसी कंडीशन में ये मूल जो है परिमाण में समान परंतु चिन्ह में विपरीत आएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, 2y बराबर 3x - 1 का एक हल है। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट करके देख लो, जिस कंडीशन में दोनों बराबर आ जाए, मतलब इधर की वैल्यू 2y की बराबर, 2y की वैल्यू 3x - 1 के बराबर आ जाए, वो वैल्यू हम लोगों को चेक करनी है। तो ठीक है, इसका भी आप लोग आंसर निकाल लेना और कमेंट में लिख देना। क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या है। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। पहले तो आप इसको अरेंज कर लेना सही से, और अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा 3x² -7x -5 बराबर 0। अब -b/a यानी कि माइनस का और माइनस का 7/a यानी कि 3, तो 7/3 क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल। तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समीकरण के एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल दे रखा है अल्फा, दूसरा मूल क्या होगा। तो दूसरा मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो इस कंडीशन में आ जाएगा 5/1, ये है 5/1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/1, यानी कि 2 + बीटा बराबर 5। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, इस समीकरण में s का एक मान क्या होगा, तो मतलब एक उसका हल क्या बनेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी होमवर्क है। इसमें कि मूल क्या है, उसमें विभक्त कर निकालना है। विभक्त करिए आगे, मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या होती है, v² - 4ac। इसको जब निकालेंगे तो बनेगा 16 - 16 बराबर 0। तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे, समान और वास्तविक। दो संख्याओं का योगफल 7 और उनका गुणनफल 6 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल अभी जैसे क्वेश्चन करा चुके हैं हम, उसी के जैसा है। दो संख्याओं का योगफल 7 है और तथा उनका गुणनफल 6, मतलब एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लेना y, यानी कि x + y दे रखा है 7 और x y दे रखा है 6। तो y बराबर 6/x किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाए फिर वो x × y बराबर 6, उसमें x की वैल्यू रख देना। जब x की वैल्यू आ जाए तो y बराबर 6/x में रख देना, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेना आप लोग, ये भी होमवर्क है। इतनी मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। अब इसमें अतिलघु कुछ प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि समीकरण बनाइए जिनके मूल 1 और 1 है। समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17,
2x² माइनस 15 और 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। तो माइनस b टर्म दे नहीं रखा है तो 0 आ जाएगा, 0/2। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? c बटा a, यानी कि माइनस का 15/2। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? समीकरण दे रखा है जिसको हल कीजिए। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं है, इन दोनों पद को एक साथ ले लो, इन दोनों पद को एक साथ ले लो और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बहुत ही आसानी से यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x+3 और यहाँ से -4 तो अंदर बचेगा x+3 बराबर 0। तो x+3 और x² -4 बराबर 0। तो x+3 और x+2 और x-2 बराबर 0 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण के हल कौन कौन से जाएंगे? x तो x हो जाएगा -3, -2 और +2, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? इसके हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, किसी संख्या का वर्ग उसके 15 गुने के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का वर्ग यानी संख्या मान लेंगे x, इसका 15 गुना क्या हो जाएगा? 15 इंटू x। अब कह रहा है संख्या का वर्ग उसके 15 गुने के बराबर यानी कि x² बराबर 15x दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और x की वैल्यू 15 आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। उसका डी निकालना है और डी चेक करना है हम लोगों को, 0 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है। तो अगर छोटा आएगा 0 से तो नेगेटिव मतलब काल्पनिक आएंगे, तो 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान आएंगे। और डी अगर 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान मूल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण 5x² माइनस 7x प्लस 1 के मूल हैं तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करके हम लोग अल्फ़ा बीटा इसके हल निकाल लेंगे, फिर इसको 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा में रख देंगे, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और इसका मान निकाल लेंगे। तो बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, कोई धन पूर्णांक 21 का आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 7। 21 का आंसर 7 आएगा, इसको आप लोग मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से 42 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई धन पूर्णांक अपने वर्ग से, धन पूर्णांक संख्या मान लेंगे x जो अपने वर्ग से 42 कम है। तो 42 कम है बराबर जैसे x² है, कोई कह रहा है मतलब कोई धन पूर्णांक संख्या मान लेगा x जो अपने वर्ग से 42 कम है, यानी कि इसका वर्ग से 42 कम है। तो ये तो वर्ग हो गया, इससे 42 कम है तो इधर हम लोग 42 जोड़ देंगे और इसको समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। समीकरण बन गया तो समीकरण x² माइनस x माइनस 42 बराबर 0। इसको हम लोग सॉल्व करके हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो ही क्या होगी? उसकी संख्या हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने अतिलघु प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आ जाएगा? इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आएगा 7। इसको आप लोग मैच कर लेना, अगर सही आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि आंसर आ गया सर। अब इसके कुछ तो बच्चों ये था द्विघात समीकरण की लास्ट क्लास, तो जो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। जितना भी कुछ था द्विघात समीकरण से संबंधित मैंने सब कुछ यहाँ पे पढ़ा दिया है आप लोगों को क्लास 10 तक का। तो आई होप कि आप लोगों को ये द्विघात समीकरण के जितने भी मैंने लेक्चर कंप्लीट कराए हैं वो सभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको आप लोग एक बार फिर से करने की कोशिश करना खुद से, अगर ना हो पाए तो एक बार फिर से कोशिश करना, वीडियो देखना, लेक्चर देखना और उनको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम लोग द्विघात समीकरण से कुछ स्मरणीय बिंदु हैं वो हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं द्विघात समीकरण से संबंधित। पहला पॉइंट है कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c को p ऑफ x के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है। तो p ऑफ x बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, प्रत्येक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मतलब द्विघात समीकरण होता है, जैसे मान लो x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा बराबर 0 लिखते हैं तो ये शून्य की होते हैं, क्या से अल्फ़ा और बीटा। तीसरा पॉइंट है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ ए 0 नहीं होना चाहिए। ए बी और सी जो है रियल नंबरों के 2 मूल होते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, द्विघात समीकरण दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्त कर जो होता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट नंबर 5, द्विघात समीकरण दे रखा होगा कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 मूल हों अगर अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस का बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि सी बटा ए। पॉइंट नंबर 6, जब द्विघात समीकरण के मूल अल्फा अथवा बीटा हों तब द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो बच्चों, तो अलजेब्रा के अंदर द्विघात समीकरण जो हम लोग को पढ़ना था वो आज की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग सभी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और सभी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए चैप्टर में। मिलते फिर अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।